बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बोनो की बस्ती कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बोनो का तज़किरा करूं तो सबने सुना होगा और बचपन में यकीनन इन पर लिखी गई कहानियां भी पढ़ी होंगी, लेकिन बड़ा होकर इंसान ये सब कुछ भूल जाता है। लेकिन वो एक ऐसा आदमी था जो जवान होकर भी बोनो को देखने की कोशिश में लगा रहा और आखिरकार एक जजीरे में उसको उनकी बस्ती का पता मिल गया और वो पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच गया। लेकिन वहां बोनो के साथ कुछ और मुसीबतें भी उसकी मुंतजर थी। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसको बोने देखने का बहुत शौक था। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल ज़रा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। आप में से बहुत से लोगों ने बचपन में बोनो की कहानियां पढ़ी या सुनी होंगी। वो भी इन कहानियों से बहुत मुतासर था, लेकिन कहानी और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है। अब भला 1.5-2 इंच के बोनों का वजूद दुनिया में कहाँ हो सकता था, लेकिन इसे यकीन था कि इन बोनों का वजूद दुनिया में किसी ऐसे इलाके में मौजूद है जहाँ इंसानों का गुजर तकरीबन नामुमकिन है। वो ऐसे इलाके की जानब सफ़र करना चाहता था। अपने मकसद के हसूल में पागल बनने की हद तक संजीदा होने की बदौलत वो अपने इलाके में मूसा के नाम से जाना पहचाना जाने लगा था। ऐसे आलम में इसका टकराव एक जहाज़ के मुलाज से हुआ जिसका नाम जॉन इब्राहिम था। इसका कहना था कि वो मूसा को एक ऐसे जजीरे के मुतालिक बता सकता है जिसके मुतालिक मशहूर है कि वहाँ 1.5-2 इंच की जिस्मात के बोनों की पूरी बस्ती पाई जाती है। लेकिन वो जजीरे के मुतालिक बताने से पहले माकूल मुआवजा नकदी की सूरत में वसूल करेगा। मूसा के लिए पैसा मसला नहीं था, इसे सिर्फ जगह की निशानदही चाहिए थी। इसलिए इसने फौरन मुआवजा मेज़ पर रख दिया और इससे सबूत मांगने लगा। जवाब में जॉन इब्राहिम ने कुछ तस्वीरें और नन्हे मुन्ने कपड़े मूसा के सामने मेज़ पर रख दिए। ये कोई मजबूत सबूत नहीं था, कपड़े बआसानी तैयार किए जा सकते थे, जबकि तस्वीरें फोटोग्राफर की कारस्तानी साबित हो सकती थी। बहरहाल जॉन इब्राहिम इसे जजीरे के मुतालिक बताने लगा। 5वें दिन वो दोनों सफ़र के लिए तैयार थे। तय ये पाया था कि जॉन इब्राहिम इसे तूफ़ानी जजीरे पर छोड़कर वापस चला जाएगा और तकरीबन 1 हफ्ते के अरसे के बाद इसे लेने के लिए वापस आएगा। इस दौरान वक्तन वो मूसा के राब्ते में रहेगा, क्योंकि जॉन इब्राहिम का कहना था कि चांद की 14वीं दिनों में ज्वार बाटा की सूरत में जजीरा ज़ेरे आब चला जाता है। सिर्फ वो इलाका पानी की पहुंच से बाहर रहता है जहां बोनो की बस्ती का वजूद पाया जाता है। जॉन इब्राहिम का कहना था कि बोनो की बस्ती तक पहुंचने का आसान हल ये है कि चांद की 14वीं तारीख को जजीरे का रुख किया जाए। जब ज्वार बाटा की बदौलत जजीरा ज़ेरे आब हो, तब सिर्फ वो इलाका खुश्की की सूरत रखता है जहां बोनो की बस्ती पाई जाती है। लेकिन 15-20 दिन का इंतज़ार इसके इख्तियार से बाहर था। वो तो उड़कर जजीरे पर पहुंच जाना चाहता था और 5वें दिन पहुंच भी गया। वो एक मुख्तसर पहाड़ी जजीरा था जहां की ज़मीन काले रंग की थी। जजीरा अपनी हालत की बदौलत गैर आबाद था, बल्कि इर्द गिर्द दूर तक जजीरों का नामो निशान नहीं था। ऐसी सूरत हाल की बदौलत मूसा अपने साथ पानी और खुराक का अच्छा खासा ज़ख़ीरा साथ लेकर आया था। बैटरी से चलने वाला मुख्तसर जनरेटर और छोटा लेकिन मजबूत खैमे के अलावा गले में मौजूद कुरान शरीफ की मुंतखब आयतों का तर्जुमा इसके हमरा था। दिन के 3 बजे इसने जजीरे पर कदम रखा। तब जजीरा तूफानी हवाओं की लपेट में था। सामान रखने के बाद वापसी के लिए रवाना हो गया। मूसा ने एक छोटे से टीले की आड़ में खैमा लगा लिया और जजीरे की तरफ चल निकला, लेकिन इसे नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि तूफ़ानी बारिश बरसने की बदौलत ऐसा मुमकिन नहीं था। वो तमाम दिन और रात बारिश तूफ़ानी अंदाज में बरसती रही। समंदर भी ताग़यानी की सूरत अख्तियार करता जा रहा था। सुबह के करीब मौसम बेहतर होने लगा और 8 बजे सूरज निकल आया। नाश्ता करने के बाद मूसा ने खैमे से बाहर का रुख किया। दोपहर तक वो तमाम जजीरा छान चुका था, लेकिन बोने तो दूर की बात थी, वहाँ किसी किस्म के जानदारों का भी नामो निशान मौजूद नहीं था। सबसे ज़्यादा तवज्जो इसने जजीरे के दरमियान मौजूद पहाड़ी की जानब दी, क्योंकि इससे मालूम था कि जजीरा ज़ेरे आब आने की सूरत में सिर्फ वही जगह पानी की पहुँच से महफूज रह सकती थी। लेकिन पहाड़ी पर भी कुछ नहीं था।
पथरीली पहाड़ी होने की बदौलत कदमों के निशानात के जरिए भी बोनो की बस्ती तक नहीं पहुंचा जा सकता था। थक हार कर इसने वापस खैमे का रुख किया। खैमे के पास पहुंचकर इसे जबरदस्त धचका लगा। खैमे से सामान उठाकर बाहर फेंकने के बाद इसे निस्तो नबूद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन खैमा फटने से बच गया था। सोचने की बात ये थी कि जब जजीरा गैर आबाद था तब इस हरकत का सबब कौन था। जजीरे पर जानवरों की मौजूदगी भी नामुमकिन थी, और अगर जानवर खैमे का रुख करते भी तो इनके कदमों के निशान खैमे के इर्द गिर्द मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन रेत पर स्वाए इसके कदमों के अलावा और किसी जानदार के निशान मौजूद नहीं थे। तो फिर क्या ये जजीरा असेब ज़दा था या फिर ये सब बोनो की कारस्तानी थी। बहरहाल इसने दोबारा खैमा लगाया और सामान अंदर रखने लगा। सामान बाहर फेंकने के अलावा तोड़ फोड़ नहीं की गई थी, इसलिए बचत हो गई। सामान दोबारा खैमे रखने तक 2 बज गए और वो खाना खाने के बाद खैमे से बाहर पहाड़ी टीले के पास सोने के लिए लेट गया। नींद काफ़ी गहरी थी। ख्वाब के आलम में वो महसूस कर रहा था कि 1.5-2 इंच के बोने इसके इर्द गिर्द मौजूद है और उन्होंने इसे दागेनुमा रस्सियों से बांध रखा है। हत्ता कि इसके बाल भी दागेनुमा रस्सियों से जकड़े हुए थे। एक बोना इसके चेहरे पर खड़ा अपनी जुबान में इससे हम कलाम था, जिसे समझना इसके अख्तियार से बाहर था। बोने के हाथ में सुईनुमा तलवार थी। अचानक इसने तलवार मूसा की आंख में गोंप डाली। दर्द की शिद्दत से वो चीख उठा। इसके साथ ही इसकी आंख खुल गई। आंख खुलने पर इसे खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ा। इसका जिस्म कच्चे धागे से बंधा हुआ था, हत्ता के बाल भी। इसने किन अखियों से इर्द गिर्द का जायजा लिया, लेकिन बोने मौजूद नहीं थे। शायद बस्ती का रुख कर चुके थे। यकीनन कुछ देर बाद वो वापस इस जानब का रुख करेंगे। मूसा को उस वक़्त के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए थी। वो झटके के साथ उठ खड़ा हुआ, लेकिन इसे धागा टूटने की आवाज़ नहीं सुनाई थी। इसने दोबारा जिस्म पर निगाह दौड़ाई और हैरत से इसकी आंखें फटने लगी। धागा गायब था। अजीब गोरख धंधा था। इससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सूरज मगरब की जानब डूब रहा था। इसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। खैमा एक दफ़ा फिर ज़मीन बोझ था और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। नफरत की लहर इसे अपनी रग में उभरती महसूस हुई। ना जाने वो कौन शख्स था जो इसका दुश्मन बना बैठा था। झंझलाए कदमों से वो खैमे की जानब चल दिया और दोबारा खैमा नस्ब करने लगा। खाना खाने के बाद इसने टारच उठाई और एक दफ़ा फिर जजीरे की तरफ चल पड़ा। जजीरे में खो का आलम महसूस हो रहा था। ना ही वहाँ कोई जानवर था और ना ही आदम ना आदम की ज़ात। फिर ऐसी कौन सी बला थी जो इसके खैमे की दुश्मन बन चुकी थी। जजीरे का चक्कर लगाकर वो वापस खैमे में आ गया। दोपहर को सोने की बदौलत नींद आंखों से कोसों दूर थी। इसने किताब उठाई और लाइट जलाकर पढ़ने के लिए बैठ गया। रात के 12 बज रहे थे। अचानक तेज चीख की बदौलत इसकी आंख झटके के साथ खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। कोई बहुत दर्द भरी आवाज़ में रो रहा था। इसने टार्च उठाई और खैमे से बाहर की जानब चल दिया। गुप्त अंधेरे में आवाज़ पहाड़ों की जानब से आती महसूस हो रही थी। वो पहाड़ों की जानब चल दिया। अंधेरे में डूबी पहाड़ियाँ किसी खौफनाक देव से कम दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इससे ज़्यादा खौफनाक मंजर और भी था। पहाड़ी की चोटी पर बैठा वो शख्स साफ दिखाई दे रहा था। सबसे खौफनाक बात इसके लंबे सींग थे, जो इतने दूर होने के बावजूद साफ दिखाई दे रहे थे। वो पहाड़ी पर बैठा जोरों कतार रो रहा था। एक दफ़ा इसके दिल में समाई कि वो वापस खैमे का रुख कर ले, लेकिन फिर तजस्सुस ने सर उबारा और वो पहाड़ी पर चढ़ने लगा। रोने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और फासला कम होने के साथ पहाड़ी करीब से करीब तर होती जा रही थी। आखिरकार वो चोटी पर पहुंच ही गया, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। रोने की आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी, मगर नीचे जजीरे से इसने दोबारा नीचे उतरने के लिए कदम नीचे रखा ही था कि अचानक इससे अपने कंधे पर गर्म हाथ का लमस महसूस हुआ। इसने हड़बड़ाकर पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई मौजूद नहीं था। इसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। सामने पत्थर पर कोई बैठा हुआ था। इसके सर पर मौजूद सींग भी साफ दिखाई दे रहे थे। कौन हो तुम? इसने कांपती आवाज़ में टारच का रुख साए की जानब करते हुए पूछा, और साए ने चेहरा मूसा की जानब फेर लिया। मूसा को अपने जिस्म के रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। सर पर मौजूद सींग होंठों से बाहर निकले हुए नुकीले दांत, जबकि आंखों की स्याह पुतलियां मजमूई तौर पर बेहद खौफनाक दिखाई दे रहा था।
اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔